हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग यू से कह रहा होता है वांग जी किसी बीबी की तरह उसे शिकायत करना शुरू कर देगा। डोर पर खड़ा वांग जी ये सुन लेता है और वो गुस्से से उसका नाम चिल्लाता है, वीबूसियान, बस जल्दी हो सके तुम्हें। और ऐसा कहकर वो वीबूसियान के सामने आता है और उसे गुस्से से घूर रहा होता है। उस पर विंग उसे वियर्ड से स्माइल देता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो उसे एक लंबी चौड़ी लेक्चर देना शुरू कर देता है। अब खुद को समझते क्या है, अब यहाँ चीफ जनरल है और चीफ जनरल का काम निर्देश देना होता है, ना कि जंग में शामिल हो जाना। और वो बस सुनाया जा रहा था आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, और खुद को चोट भी पहुंचा ली और ऐसा दिखाया जैसे कि आपको होश नहीं आया है। मेरे सामने इस तरह की नाटक करने की आपने हिम्मत कैसे की। उसे 10-12 बातें ऐसी सुना देता है, उसे परवाह नहीं थी आसपास के लोगों से। विंग उसे कहता है, वांग जी तुम्हारा हो गया, देखो मुझे कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है, मेरी बॉडी पर बस थोड़ी सी खरोच है, तुम ये खुद ही देख लो। वो अपने कपड़े खोल रहा था। लैनसन उसके पास आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, क्या कर रहे हो। विंग उसे कहता है, तुम्हें दिखा रहा हूँ अपनी चोट, देखो बिल्कुल भी ज़्यादा गहरी नहीं है, तुम खुद देख लो। लैनसन कहता है, नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है दिखाने की, और उसके कपड़े के नोट को वो वापस से बांध रहा होता है। विंग हल्के से स्माइल करता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरी बॉडी पर कोई भी स्कार नहीं रहेगा, वो बहुत जल्दी फेड हो जाएंगे। और आखिर तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों होते हो, मैं वीबूसियान हूँ, मुझे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं हो सकता। वो बहुत प्राउडली ये सब कह रहा था और लैनसन के फेस पर अपने हाथ ले जाता है। लैनसन उसके हाथ पर अपने हाथ रखता है और किसी कैट की तरह उसके हाथों पर अपने फेस को सहलाते हुए एक गुस्सेल बच्चे की तरह कहता है, हाँ पता है अब वीबूसियान हो तो ये नहीं पड़ आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं जब भी आपको खुद से दूर करता हूँ तो आप खुद को हर्ट कर लेते हैं, मुझे कितना बुरा लगता है। मैंने आपको खुद की नज़रों से दूर जाने ही क्यों दिया, अगर मैं आपको खुद से दूर जाने ही नहीं देता तो आप हर्ट भी नहीं होते। विंग तब उसे प्यार से समझाने लगता है, वांग जी मेरी बात सुनो, देखो मैं इतने समय बाद किसी के ऊपर तलवार चला था, इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड था और थोड़ा केयरलेस हो गया, पर आखिर से मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा, तुम मैं प्रॉमिस करता हूँ। वो अपनी बातों से उसे बहला रहा था क्योंकि वो जानता है लैनसन उसके लिए बहुत पॉजिटिव और ओवर प्रोटेक्टिव है। उसे जरा सी चोट लगती है वगैरह कर देता है या तो वो रोने लगता है। अगर उसने अभी अपनी बातों से उसे बिलीव नहीं कराया तो लैनसन उसे वापस पैलेस ले जाएगा। और विंग अभी वो जाना नहीं चाहता था, उसे अभी ही तो पैलेस से छुटकारा मिला है। ऐसा नहीं है कि उसे अपनी पैलेस की लाइफ से कोई भी परेशानी है या उसे अच्छी नहीं लगती, मगर पैलेस में उसे हमेशा अपनी क्वीन के रोल में रहना पड़ता है। वो ऐसे ही किसी से खुलकर बातें नहीं कर सकता, वो तो लैनसन है वहाँ जिसके सामने वो हमेशा बिंदास रहता है। लैनसन उसे इतना प्यार और केयर करता है, सिर्फ उसके प्यार की खातिर तो वो अब तक पैलेस में टिका है। वे ने उसे अपनी बातों से कन्विंस कर दिया था और वो दोनों थोड़ा बहुत लवी डवी हो रहे थे, जिन्हें ऐसे देख कर तो यू बेचारी शर्म से लाल पीली हो रही थी और उन्हें तो कोई फिक्र नहीं थी। वो दोनों लव बर्ड तो अपने ही में लगे हुए थे। यू वहाँ से चुपके से खिसक लेती है और बहुत ज़्यादा शर्मारी होती है। उसके लिए ये सारी चीज़ें जितनी नहीं थी उतनी ही शॉकिंग थी। वीबूसियान जितना क्रूर इंसान जिसे उसके भाई ने बताया था, वो पर्सन इतना रोमांटिक हो सकता है। वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही क्यूट तरीके से रिएक्ट कर रहा था और उसे प्यार कर रहा था। एक पल के लिए यू को एक ख्याल आ जाता है, काश उसके पास भी एक अल्फा होता, वो भी वीबूसियान के पार्टनर की जैसा उसे केयर करता। ये सब सोचते हुए तो वो बुरी तरह से ब्लश कर रही थी, उसके चेक्स बुरी तरह से रेड हो रहे थे। जब उसे इस बात का एहसास होता है वो सब क्या सोचे जा रही है, तो वो अपने थॉट को क्लियर करती है, आखिर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मुझे खुद में एक बेस्ट वॉरियर बनना है, ना कि अल्फा के पीछे भागना है। वो अपने सर को हिलाती है और तेजी से चलने लगती है। इतने में वो किसी टकरा जाती है। उस शख्स ने उसे थाम लिया था और उसकी तरफ देखने लगा था। एक पल के लिए तो युग की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा था, कितने अल्फा देखे मैंने मगर तुमसे नहीं देखा। उसे इस बात का एहसास होता है आखिर वो क्या सोच रही है। वो अपनी आईज ब्लिंक करती है और पर्सन से कहती है, छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ, सॉरी मैं गलती से टकरा गई। और वो वहाँ से जाने का ट्राई करती है। वो पर्सन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हे रुको, क्या तुम मुझे बता सकती हो चीफ जनरल वीबूसियान का यहाँ कौन सा टेंट है। इस पर क्यों कहती है, यहाँ से सीधा जाना, राइट मुड़ना और एक बड़ा सा टेंट दिखेगा, बस वहीं। उस अल्फा को एक नज़र देखकर वहाँ से चली जाती है। वो अल्फा उसे जाते हुए देख रहा था। वो शायद उसे कुछ बोलना चाह रहा था मगर वो तो उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया।
वो पर्सन अब लैंसन और विंग के पास आ जाता है और उन्हें किंग और क्वीन संबोधित करके उन्हें ग्रीट करता है। तो ये पर्सन लैंसन का पर्सनल गार्ड में से एक है, फेमियान। लैंसन और विंग उसे देखकर नोट करते हैं और लैंसन उसके साथ कुछ प्रोफेशनली बातें करना शुरू कर देता है और वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में विंग जनरल जो के साथ बॉर्डर की सिक्योरिटी के रिलेटेड वो बातें कर रहा होता है। वो थोड़ा बिजी होता है और लैंसन पर ध्यान नहीं देता। वो बस अपने काम में लगा रहता है। उसे जिन मैप की ज़रूरत थी वो उसके टेंट में रखे थे, तो वो जनरल जो उसे कहता है उनके टेंट में चलने के लिए। तो जनरल जो उसके टेंट में आते हैं और वो देखते हैं लैंसन एक किंग की तरह विंग के बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ है। विंग ने तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वो तो बस अपनी डेस्क के पास जाकर उन मैप को ढूंढता है और जनरल जू को दिखाता है। जनरल जू कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये पर्सन कौन है जो तुम्हारे बिस्तर पर लेटा है? आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई है? और वो जोर से चिल्ला देते हैं। लैंसन उठकर बैठ जाता है। जनरल जू ने तो उन्हें पहचाना ही नहीं था। वो बहुत गुस्से से लैंसन की तरफ देख रहे थे। लैंसन जनरल जू की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ देखता है और कहता है अब इन्हें क्यों साथ लेकर आ गए? विंग उसकी सवाल सुनकर कहता है इन्हें मुझे मैप देनी थी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आया। और वो मैप को जनरल जू को पकड़ा देता है। जनरल जू कहते हैं आखिर ये है कौन? विंग कहता है जनरल वैंग जू, क्या आपने इसे पहचाना नहीं? ये लेडी लैन है, अच्छे से उसे देखो और याद करो, आखिर ये है कौन? ये सुनकर तो जनरल जू याद करने लगते हैं। फिर वो हंसते हुए कहते हैं क्या ये लेडी लैन है जो हमेशा तुम्हारे पैरों को पकड़ कर रोते रहता था? और वो हंस रहे होते हैं। तब विंग को भी हंसी आ जाती है और वो कहते हैं थोड़ा कंट्रोल रखो, तुम ऐसे कैसे हंस सकते हो उसके सामने? वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाएगा। पर वो भी मुंह दबाकर हंस रहा होता है और वो भी उन फनी मोमेंट को याद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो किसी लिटिल लैन कप की तरह दिख रहा होता है। वो अपना पूरी तरह से दांत पीस रहा होता है। वैसे कहने के लिए ये दोनों एक दूसरे के राइवल हैं, लेकिन बात उसे जब बुली करने की आती है तो ये दोनों पता नहीं कैसे साथ हो जाते हैं। उन दिनों जब वो अपने टीनेजर में मिलिट्री कैंप में आया था अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो इन दोनों ने ट्रेनिंग देने के बहाने उसे बुली किया करते थे, स्पेशली उसकी ओमेगा। अब वो उसकी सीनियर थे तो उसे हमेशा दबकर रहना पड़ता था और उसकी आइडेंटिटी भी किसी को भी नहीं पता थी। वो हमेशा पीपल सन के आगे कमजोर पड़ जाता था, मगर वो भी कोई कम नहीं था। जब उसे मौका मिलता था तो वो भी पीपल सन को पहचान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। और इसी के चलते उसने गलती से उसका मास्क उतार दिया था और उसने उसे पहली बार बिना मास्क के देखा था। उसकी दिल की घंटी तो वहीं बज चुकी थी, मगर विंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने उसकी आगे की ट्रेनिंग को कराने से मना कर दिया। प्रेजेंट में लैंसन ये सब याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये दोनों जब भी मिलते हैं तब उसे परेशान करते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है हंसना बंद करो, और आखिर मुझे लिटिल लैन बुलाने की हिम्मत कैसे की? जो जनरल जो हैं वो तो हंसना बंद करके बहुत पहले गंभीर फेस बना चुके थे। मगर विंग लैंसन से कहता है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? आखिर तुम लैन हो तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात? मगर लैंसन तो फोकल फेस बनाकर बैठा हुआ था। उसकी आंख से अंगारे बरस रहे थे। इससे पहले उसका असली गुस्सा फूटता, विंग जनरल जू को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद उसके पास आकर उसके गालों में किस करता हुआ कहता है माय क्यूट लिटिल हबी, मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? लैंसन की तो भावें चढ़ जाती है। वो बहुत अग्रेसिव होकर विंग को पेट में पुश करता है और उसके ऊपर आता हुआ कहता है विका आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। सडनली वो विंग के क्लोथ को ओपन कर देता है। विंग कहता है लजन नहीं, ये देखो हम इस वक्त कहाँ हैं, ये सारी चीजें हमें शोभा नहीं देती। विंग थोड़ा घबरा कर कहता है वैसे तो लैंसन उसकी हर बात मानता है, लेकिन बेड पर तो सिर्फ उसकी कमांड चलती है। एक बार उसने उसे बेड पर पकड़ लिया ना तो उसका तो जान छुड़ाना मुश्किल। और इस वक्त जिस जगह वो है ये सारी चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं लगती। लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसकी रेपुटेशन क्या रहेगी, वो क्या कर रहा है, वो काम करने के लिए आया या हनीमून मनाने? लैंसन ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा था और उसका एक हाथ विंग के बालों पर था और उन दोनों का फेस बहुत करीब था। वो कहता है मुझे परवाह नहीं है, मुझे आपने पुरानी बातें याद दिला दी है। आपने मुझे किस तरह से बुली किया था, अब मैं आपको बुली करूँगा, अपना सारा बदला लूँगा। विंग घबरा कर कहता है मगर लैंसन ये बहुत गलत है। एक गलती की पनिशमेंट सिर्फ एक बार दी जाती है, ना कि बार बार उन पनिशमेंट को दिया जाता है। मगर तुम तो उस बात को लेकर कई बार तुम मुझे पनिश कर चुके हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो इसका बहाना देना बंद करो। लैंसन अपने फेस में पाउट लिए अपने हाथों को उसकी चेस्ट में फैला रहा था और अचानक ही उसकी निप्पल को पिंच करता है और
विंग हल्की सी आवाज़ निकालता है, औच तुम क्या कर रहे हो, और अपने हाथों से अपनी बॉडी को कवर करने लगता है। लैंसन उसके हाथ को हटाता है, उसके नींद पर पूरी तरह से सक करने लगता है और दूसरी साइड वो अपने हाथों को प्रेस कर रहा था। विंग की तो पूरी बॉडी में एक गर्म सी लहर सी दौड़ जाती है। विंग की बॉडी तो लैंसन को सरेंडर कर देती, मगर विंग इतनी आसानी से सरेंडर होने वाले में से नहीं था। वो अपनी नाराजगी दिखाते हुए उसे दूर होने के लिए कहता है और उसे पुश कर रहा था, मगर लैंसन जो आज ठान चुका था आज वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने फोरहेड रिबन से बांध देता है और कहता है कि आप इस बात से डर रहे हैं कोई आपकी वॉइस सुन लेगा, तो चिंता मत करो, मैं भी नहीं चाहता आपकी कोई ऐसी वॉइस सुने, इसलिए पहले ही मैंने स्पेल पढ़ लिया है और हमारी वॉइस बाहर नहीं जाएगी। वो ये सब अपनी अल्फा वॉइस में कह रहा था। विंग तब कुछ भी नहीं कह पाता, वो तो अपने अल्फा के सामने विंग ओमेगा बन चुका था। लैंसन की सेंटर और फ्रेग्रेंस उस पूरी जगह फैली हुई थी। विंग उसमें पूरी तरह से डूब चुका था, उसका माइंड ब्लैंक पड़ चुका था, उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता वो अपनी सेंट को पूरी तरह से रिलीज कर रहा है और अपने अल्फा को पूरी तरह से किस करने लगा है। उन दोनों की टंग आपस में फाइट कर रही थी। उनकी किस जितनी डीप और पैशनेट थी उतनी ही जेंटल भी, जैसे विंग को पसंद है। वो दोनों अपनी डीप किस के बाद अपने फोरहेड को टिकाकर अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। लैंसन विंग के गुलाबी हुए चिक्स को देखकर स्माइल करता है और वो अचानक ही विंग के पूरे कपड़े उतार देता है। विंग अब उसके सामने पूरा न्यूड था। लैंसन उसकी थाई पर किस करते हुए बाइट करने लगता है और अपने हाथों से उसकी लिटिल हार्डी से घेरा होता है। विंग प्लेजर में क्यूट एक्सप्रेशन दे रहा था और वो लैंसन के कपड़ों को निकालने का ट्राई कर रहा था और विंग की हेल्प से लैंसन अपने कपड़े उतार फेंकता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उनकी मैरिज को तो काफ़ी साल हो गए हैं, मगर विंग को अभी बहुत हर्ट हो रहा था। आज लैंसन कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था। वो उसकी डीप और भी डीप जाने की ट्राई कर रहा था। विंग रोते हुए कहता है, हस्बैंड प्लीज जेंटल ना। लैंसन उसके फेस में किस करता हुआ कहता है, लव आई एम ऑलवेज जेंटल सो गुड परफॉर्म। वो उसे पेट पर अच्छे से परफॉर्म करने का कहकर अपनी स्विंग करता है और उसके लेग को अपने शोल्डर में रखकर उसे हार्डली पुश किया जा रहा था। वो दोनों ही स्वेटिंग से भर चुके थे। उन दोनों की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट थी और ऐसी उनकी हॉट सी नाइट ब्रेथ रही थी। और ये सीन यही कट हो जाता है अगले सीन में। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। लैंसन ने उसकी पूरी बॉडी में उसे ही किस दी थी, स्पेशली उसकी नेक में। अपने लब बाइट मार्क को छुपाने के लिए उसने ओवरकोट डाल रखा था, वो भी इतनी गर्मी में। वो गर्मी से बेहाल हो रहा था, मगर वो अपनी ओवरकोट को नहीं निकाल सकता। अगर उसने ऐसा किया तो सब उसकी बाइट मार्क को देख लेंगे और उसे बहुत एम्बैरेस फील होगा। इस तरह किसी ओमेगा का अपने लव बाइट मार्क को दिखाना अच्छा नहीं लगता ना, शर्म आती है। मगर जिसने उससे लव बाइट दिया है वो इंसान दिख ही नहीं रहा है। वो लैंसन को खोज रहा था, मगर लैंसन उसे मिल भी नहीं रहा था। तो इतनी धूप में उसे बाहर निकलकर लैंसन को ढूंढना पड़ रहा था। उसका पारा गर्म हो रहा था। वो गुस्से में तब आता हुआ कहता है, वांग जी तुम मिलो बस मुझे, मैं तुम्हें पकड़ कर ना थोड़ी अच्छी कुटाई करूंगा। वो एक सैनिक को पकड़कर पूछता है, आखिर तुमने लैंडमांग जी को देखा है? ये सुनकर वो सैनिक बताता है, हाँ वो मैंने उसे कुछ अल्फा के साथ पॉन्ड की तरफ जाते हुए देखा। और इतना सुनते हुए भी उस पॉन्ड की तरफ जा रहा था। तभी वो सैनिक कहता है, मगर सुनिए तो जनरल, इस समय यहाँ कुछ अल्फा स्नान के लिए गए हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। मगर विभूषण कहाँ उसकी सुन रहा था, वो तो निकल पड़ा था अपने ही में। साथ में वो अपने हैंड फैन से खुद को हवा कर रहा था और वैसे ही वो उस पॉन्ड के पास पहुँचता है तो वहाँ पर कुछ अल्फा अपने ट्राउजर में थे तो कुछ जिन्होंने कुछ पहना ही नहीं था। विभूषण वहाँ पहुँच जाता है और वो सभी विभूषण को देख शॉक, और विभूषण खुद की आंखों के सामने फैन को रख लेता है। वो बहुत ऑफवर्डली कहता है, हाँ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यों आया था मैं, हाँ वांग जी तो उसे वहाँ देखकर उसे पकड़कर तमतमाता हुआ से ले जाता है। उसे दूर ले जाने के बाद कहता है, ये क्या तरीका है, आप ऐसे कैसे कहीं भी घूम सकते हो और नहाते हुए अल्फा को देखना ये तो बहुत ही गलत है। विंग बीच में कहता है, अरे मैं उन्हें थोड़ी ना देखने गया था, मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए आया था, मगर आपने देख तो लिया ना। और वो फ्रस्ट्रेशन में पागल हो रहा था। उसकी ऐसी बात सुनकर विंग कहता है, चुप रहो बेवकूफ, मैंने कुछ नहीं देखा है, तुम बकवास मत करो, मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था। तुम लैंसन कहता है, क्यों भाई रात पर देखकर जी नहीं भरा जो मुझे यहाँ देखने आए थे? सेमलेस किंग के उन सारे अल्फा को देख कर तो कैसे ब्लश कर रहे हो, लाल पड़ चुका है तुम्हारा चेहरा। ये सुनकर विंग कहता है, मैं क्या ब्लश कर रहा हूँ, मेरा चेहरा लाल पड़ चुका है धूप के कारण।
अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो इतनी धूप है मुझे यहाँ आना पड़ा। और फिर उसके बाजू पर पिंच करते हुए कहता है, और मुझे बेड पर अकेला छोड़कर क्यों आए थे? लैंसन अपनी बाजू को सहलाता हुआ कहता है, मुझे जरूरी काम आ गया था और तुम थे खराटे मार के सो रहे थे, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की थी। इतना सुनकर विंग उसे लात मारता है और दोनों बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं। फिर उन्हें कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ जनरल उनसे पूछ रहे थे वो मैंसन वापस जा रहे थे तो क्या वो दोनों साथ चलेंगे। अब यहाँ जिनकी ड्यूटी है सिर्फ वो रहने वाले थे। लैंसन और विंग मैंसन जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जनरल के मैंसन में 3 घंटों की लगातार सफर के बाद वो पहुँचते हैं। उन्हें उनका रूम प्रोवाइड किया जाता है जहाँ वो दोनों आराम करते हैं और दोनों ही डिसाइड करते हैं नाइट में वो विलेज को घूमने जाएंगे। वो दोनों ऐसा ही करते हैं और नाइट में वो विलेज को घूमते हैं। एक छोटे से इन में अपना फूड एंजॉय करते हैं और वो ऐसे ही घूम रहे थे। उन्हें एक स्टोरी टेलर मिलता है जो सभी बच्चों को स्टोरी सुना रहा था, फेरी टेल और विच की। वी को इसमें इंटरेस्ट आ जाता है। वो उन बच्चों के साथ बैठ जाते हैं और वो दोनों ही शुगर कैंडी खाते हुए उस स्टोरी टेलर की स्टोरी सुन रहे थे, जिसमें स्टोरी टेलर एक फेरी की स्टोरी बताते हुए कहता है फेरी ने उन्हें श्राप दिया था मगर फेरी का श्राप उल्टा उस पर ही पड़ गया। उसे विच बनना पड़ा क्योंकि फेरी को हमेशा फेयर रहना चाहिए, प्योर होनी चाहिए, निगेटिव इमोशन से दूर। मगर फेरी निगेटिव इमोशन से घिरी हुई थी। उसकी नफरत उसके चरण पर थी और यही उसके विच बनने का कारण है। और इस कर्ज से वो तभी मुक्ति पा सकती है जब वो पर्सन जिसने फेरी की वजह से सफ़र किया है वो उसे मुक्ति दे। विंग उस स्टोरी टेलर की सारी स्टोरी बड़े ध्यान से और खुश होकर सुन रहा था। धीरे धीरे करके बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं अपने घर को। विंग उन बच्चों को घर ले जाने के लिए कुछ स्वीट देता है। वो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर उन स्वीट को लेकर चले जाते हैं। विंग उन सारे बच्चों की स्माइल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। लैंसन उसे खुश देखकर बहुत खुश था। उनकी नाइट ऐसे ही बहुत हैप्पीली बीतती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग लैंसन को विंग तैयार कर रहा होता है और वो उसे टेम्पल चलने के लिए कहता है। उसने कल रात को ही टेम्पल के बारे में सुना था मगर टेम्पल सिर्फ मॉर्निंग को ओपन होता है, इसी वजह से वो नाइट में वहाँ नहीं जा पाया था। तो वो अभी लैंसन से कह रहा था चलने के लिए। लैंसन भी रेडी हो चुका था तो वो कहता है ठीक है चलो। वैसे भी हम कुछ ही दिन तो यहाँ रहने वाले हैं, हमें इन विलेज को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। और ऐसा कहकर लैंसन विंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों टेम्पल की तरफ निकलते हैं। वो टेम्पल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था और ना ही वहाँ किसी ने खास ख्याल रखा था। लैंसन उस जगह को देखकर सोच रहा था इसे किस तरह से न्यू बनाया जाए, यहाँ क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। लैंसन तो बस यही सोच रहा था। वो दोनों वहाँ प्रेयर करते हैं और विंग वो काम करता है जो वहाँ करने आया था। वो अपनी विशेस लिख रहा था। वो एक लाल कपड़े में स्याही से अपनी विश लिखता है और उस कपड़े को ट्री में बांध देता है। विंग गॉड पर बहुत विश्वास करता है और उसका मानना है उसके पास जो कुछ भी है गॉड की ब्लेसिंग है। वो अक्सर वो चीज़ें ट्राई करता है जिससे गॉड हमेशा खुश रहे। वो गॉड की काफ़ी वर्शिप करता है और उसे पूरा यकीन है गॉड उसकी बात जरूर सुनेंगे। विंग अभी भी उस ट्री के सामने खड़ा हुआ था। लैंसन उसके पास आकर उसका हाथ थामता है और कहता है तुम्हें ये तो पता है ना ये ट्री कोई विश ट्री नहीं है। इस पर विंग कहता है मुझे पता है पर मैं हर टेम्पर में अपनी विश लिखता हूँ, ये तो मेरी चाइल्डहुड हैबिट है। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं अब, वरना सूरज सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारा चेहरा लाल पड़ जाएगा और तुम एक लाल मुंह के बंदर लगोगे। और वो हंसता है। विंग उसे कहानी मारता है और चलने के लिए कहता है। वो दोनों कुछ देर आगे बढ़ते हैं तभी विंग से कोई बच्चा टकरा जाता है। वो बच्चा काफ़ी क्यूट था। वो दिखने में 3 या 4 साल का लग रहा था। विंग उस बच्चे को बड़े प्यार से देख रहा था और उसके सर पर हाथ फेर रहा था। उसकी मदर भागती हुई आती है, उस लड़के का नाम ले रही थी। वो लड़का विंग के पीछे छुप जाता है और अपनी मदर को अपनी टंग दिखाने लगता है। वो दोनों माँ बेटे तो बस आपस में खेल रहे थे। उनकी मस्ती के बाद उस लड़के की मदर विंग से माफ़ी मांगती उन्हें परेशान करने के लिए और वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से बहुत हैप्पी जा रही थी। विंग उन दोनों को देख रहा था। कपड़ों से वो देखने में काफ़ी गरीब लग रहे थे पर उनकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थी। वहीं विंग का चेहरा फीका पड़ चुका था क्योंकि दिल में जो उसकी इच्छा है वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी और क्वीन मदर के हिसाब से वो कभी पूरी नहीं हो सकती। उसे लैंसन की मदद की बातें याद आती है। तुम कभी भी कोई हालत को जन्म नहीं दे सकते और तुमने मेरे लैंसन को मार भी कर दिया है।
जिसकी वजह से वो दूसरे ओमेगा के करीब नहीं जा पाता। उसकी सेंट उसे इरिटेट करती है। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे उसे दूसरे ओमेगा के करीब करते हो, क्योंकि इस राज्य को उनका फ्यूचर है तो चाहिए। अगर तुमने उसे मार्क नहीं किया होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती और तुम्हारा उसे छोड़ना आसान होता। ये सारी बातें याद करके विंग के सर में दर्द होने लगता है। वो अपने सर को पूरी तरह से सेक कर रहा होता है। लैंसन उसका हाथ थामता है और कहता है, क्या हो गया तुम्हें? वो बहुत वरीडली उसको देख रहा होता है। विंग लैंसन का फेस देखने के बाद अपना सर उसके सीने में टिका लेता है। वो कुछ समय से इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, मगर उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है क्योंकि उसे ये सब कुछ देखना है। लैंसन अभी भी यंग और जिद्दी है। उसे अभी इन चीज़ों की परवाह नहीं है, मगर आगे चलकर उसे इस चीज़ की कमी को पूरी करनी होगी। लैंसन को कुछ समझ नहीं आता या अचानक से विंग को क्या हो गया। वो बस उसे हक करता है, उसके बार पर हाथ फैलाता है। विंग को काफ़ी ज़्यादा झड़कता है। वो लैंसन को और भी टाइट हक करता है। उन्हें ऐसे खड़े देखकर एक ओल्ड लेडी कब करके कहती है, हे लेपर्ड, ये थोड़ी थिंक टेम्पल के सामने अच्छी नहीं लगती है, चलो जाओ। ये सुनकर लैंसन और विंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो साइड फील कर रहे होते हैं। वो लेडी उनसे कहती है, तुम लोग तो यहाँ नहीं लगते हो। विंग उसके जवाब में कहता है, हाँ हम दूसरे टाउन से हैं और बस इस विलेज को विजिट करने के लिए आए हैं। तो वो लेडी को सोचकर कहती है, मुझे लगता है तुम लोग उस फॉर्चून टेलर से मिलने के लिए आए होगे, तो तुम लोग को जल्दी उनके पास जाना चाहिए। वो बस थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। उस लेडी से फॉर्चून टेलर के बारे में जानने के बाद वो दोनों क्यूरियस होकर फॉर्चून टेलर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पहले से वो फॉर्चून टेलर लोगों को उनका भविष्य बता रही थी। वैसे तो लैंसन इन सारी चीज़ों में मानने वाला नहीं था, पर विंग की क्यूरियोसिटी को देखकर उस फॉर्चून टेलर से उनके फ्यूचर के बारे में पूछता है। फॉर्चून टेलर अपने हाथों में कुछ फांसी को उछालती है और फिर वो एक बड़ी से स्माइल करती है। उसने इसे हुडी पहन रखी थी और उसकी बस स्माइल दिख रही थी। वो स्माइल करके कहती है, तुम इसकी किंग हो और ये तुम्हारी क्वीन है, तुम दोनों के बीच बहुत प्यार है। ये सुनने के बाद सरप्राइजिंगली लैंसन के फेस में स्माइल आ जाती है और विंग थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि फॉर्चून टेलर ने तो उनकी आइडेंटिटी बता दी है। फॉर्चून टेलर आगे कहती है, इतना सरप्राइज मत हो, इसे लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। वो एक लिक्विड जैसे बॉटल को विंग के हाथों में पकड़ा देती है और उससे आगे कहती है, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी, मुझ पर ट्रस्ट करो और ये चीज़ मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि आगे तुम मेरी जल्दी मदद कर सको। और ऐसा कहकर फॉर्चून टेलर अपनी छड़ी को लेकर वहाँ से चलने लगती है। विंग अपने हाथ में रखी वो बॉटल की तरफ देता है और फिर फॉर्चून टेलर की तरफ देखता है और फिर वो लैंसन से कहते हैं, लैंसन मुझे इस फॉर्चून टेलर की सेंट बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उसकी ऐसी बात सुनकर लैंसन ब्लैंकली कह देता है, हाँ बिल्कुल वांगली चौक के पास से आती सेंट की तरह। विंग को भी वांगली चौक का ख्याल रहता है। फिर वो लैंसन से कहता है, तुमने ये चीज़ कब नोटिस की? लैंसन तब ओवरली कहता है, वैसे तो ओमेगा जब अपनी सन रिलीज करते हैं तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मगर वांगली चौक के साथ ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे उसकी सेंट अच्छी लगती है, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पहले यही सोच रहा था वो अपने बालों में जो फूल लगाती है वो उसकी खुशबू होगी, मगर बाद में ये क्लियर हो गया था वो सेंट उसी की है। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुम्हें पता है वांगली जो अपने बालों में कौन से कलर का फूल लगाती है, उसका क्या नाम है? मुझे वो बहुत पसंद है। अरे वो तो लिली का ही फूल है, लैंसन कहता है। इस पर विंग कहता है, अरे वाह, तुमने तो उसे काफ़ी बारीक से नोटिस किया है। वो लैंसन की तरफ बहुत अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। लैंसन रॉज, तुमने पूछा तो मैंने बताया भाई, इसमें तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? वो अपने मन में कहता है और सोचता है बस उसे अपना मुंह बंद करके रखना होगा, नहीं तो वही ओमेगा किसी भी बात का बड़ा पतंगा बना देगा। वो चुप ही रहता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंटर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।